चलो बेटा, आज हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है बेटा, क्वांटम नंबर। हमने आपको बताया था पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक साइड और क्वांटम नंबर एक साइड, उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, तो चलो अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले पीछे वाला एक बार देख लो तो चीजें और कनेक्ट हो जाएं। एक बार देख लो, अपने से देख लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो अब जरा ये बहुत ध्यान से देखना, यहां पे एक चाई शब्द इस्तेमाल हुआ है ना। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये एक वेव फंक्शन है। अच्छा, वेव फंक्शन क्या होता है बताओ बेटा, वेव फंक्शन क्या होता है बताओ, ये वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताए, पोजीशन को बताए। जैसे उसका वाइब्रेशन हो सकता है ना, उससे न्यूक्लियस से दूरी हो सकती है। तो ये सब क्या है, वेव फंक्शन है। किसके रूप में बताएगा, किसके किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा, वेव फॉर्म में। क्लियर है, तो उसको हमने एक शब्द मान लिया, क्या, किससे, कौन सा सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, या इसी का चाई स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के पाए जाने की संभावना, इसका नाम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। जैसे जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं, वो जैसे मान लीजिए 4 डिजिट का किसी का पासवर्ड है, तो उनको पता है कि कितनी बार इसको यदि हम रॉन्ग डालेंगे तो ये खुल जाएगा पासवर्ड। तो ये क्या है, ये बात समझ में आ रही, इसका मतलब होता है ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल है जिसमें चारों ऑप्शन नहीं आते हैं, एक सवाल ऐसा है जिसके चारों ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर मालूम नहीं है, पक्का, और आप तुक्का लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, तुक्का। तो आपके सवाल सही होने की संभावना कितनी है, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो एक सवाल है, उसके चारों ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं, पक्का, और आपने उसमें क्या लगाया, तुक्का। तो आपके सवाल सही होने की संभावना कितनी है, 25%। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। मान लो दो ऑप्शन गलत हैं, अब दो ऑप्शन में आपको करेक्ट करना है कि इनमें से ही एक कौन है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी है, 50%। क्लियर है। और मान लो, जैसे मान लो आपको एक ऑप्शन तो पक्का लग रहा है कि ये गलत है, और तीन में से आपको एक सही लगाना है, तो तीनों में से आपने किसी में से एक लगा दिया, तो आपके सही होने की संभावना सवाल की कितनी है, 33.33%। हाँ है ना, ये क्लियर हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। और प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी होती है बताओ बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना, ये इसी पे एक सवाल बनता है। लिखा है इफ साई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, 0, तो समझ लेना वो किसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड। कहीं पे पाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को। क्लियर है। अच्छा, ये नोड क्या होता है, ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की पॉसिबिलिटी या तो बहुत कम हो या तो ना हो, ऐसी जगह का नाम क्या होता है, नोड। क्लियर है। तो जरा इसको कहीं पे एक हेडिंग यहां छोटी सी बना लो, नोड लिखो, नोड। तो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोड को लिखो, ऐसे लिखो, द प्लेस वेयर डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और 0, is minimum or 0. The place where the place where the density of electron is minimum or 0, is minimum or 0। इसका मतलब समझ में आ गया, ऐसी जगह
जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या तो बहुत कम हो या तो जीरो हो। अब आप जहां लिखा जीरो उसको अंडरलाइन कर लो, आपको इसी शब्द से इसको जानना है। क्लियर है? किससे जानोगे? अच्छा बताओ, नोड क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जीरो हो उस प्लेस का नाम होता है नोड। नोड समझ में आ गया? अब हम कहीं बोलेंगे यहां नोड है तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में दो बातें आएंगी। आपके मन में एक बात आएगी कि यहाँ पे साई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? जीरो है। दूसरी बात आपको क्या समझ में आएगी? कि यहां इलेक्ट्रॉन होने की संभावना जीरो है। क्लियर है? नोड की दो बातें समझ में आ गई। अच्छा बताओ, नोड जैसे ही हमने बोला नोड तो आपके मन में दो बातें कौन सी आएंगी? बताओ बताओ। नोड, हमारे नोड बोलने से आपके मन में दो बातें आई कि नहीं आई? बताओ, हमने नोड बोला तो तुम्हारे मन में एक बात ये आई और दूसरी बात ये आई। इनको कहीं पे लिख लो, लिख लो इसको बेटा। नोड का मतलब क्या होता है? लिखो जल्दी से, लिख लो, कहीं लिख लो। नोड, नोड है ना। आपसे अच्छा पूछा जाए कि बताओ क्वांटम नंबर कितने होते हैं? सबने पढ़ा ही होगा। बताओ क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 या आपके हिसाब से कुछ और? क्वांटम नंबर कितने होते? खाली संख्या बताओ। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ? 4। वेरी गुड। सौरभ बताओ। 4, बहुत बढ़िया। इधर बताओ बेटा, सब लोग मिल के बताओ। 4 4 4 है ना, सब एक ही है। तो क्वांटम नंबर बताओ बेटा कितने होते हैं? क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। अच्छा, 4 में से कौन कौन से होते हैं गिनवाओ जरा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यही तो होते हैं। तो कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4, जो कि बात गलत है। क्वांटम नंबर सिर्फ होते हैं 3। समझ में आ रहा? कितने होते हैं? 3। ये चौथा जो आप स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हो ये क्वांटम नंबर नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। हाँ है ना? तो दिमाग में आज के बाद क्या रहेगा? क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 3। ये जो चौथा आप बताते हो ये सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ये कोई क्वांटम नंबर नहीं है। देखो ये बात गलत दिमाग में छपी थी पहले से। कितने छपे थे? 4 क्वांटम नंबर है। हाँ तो लिखो, नीचे एक लाइन लिखो बेटा, इसी के नीचे एक लाइन लिखो सुंदर सी, स्टार लगा के लिखो। लिखो, ऑर्बिटल इज, लिखो ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर। क्लियर है? 3 क्वांटम नंबर। क्लियर है? अच्छा, क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले हमको एक कहानी जान लेना चाहिए। ये क्वांटम नंबर हम पढ़ते क्यों हैं? हर चीज का कोई मतलब होता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे हमारा इसका भी मतलब पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए। वैसे हम क्वांटम नंबर क्यों पढ़ रहे हैं? कोई तो कारण होगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, हमारा तो लॉजिक, हमारा तो क्या है, एम क्लियर है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छी शादी हो जाएगी, है ना, सब क्लियर है ना? वैसे ही क्वांटम नंबर हम क्यों पढ़ते हैं? कुछ तो मतलब होगा, हाँ है ना? तो बताओ क्या है? आराम से बताओ। देखो ज्यादा गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लोकेशन, शेप, शेप किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हाँ, ऑर्बिटल का शेप। अच्छा ठीक है, पूरी बातें गलत नहीं है, कुछ सही है कुछ गलत है ना? हाँ, तो क्वांटम नंबर हम इसलिए पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, सबसे पहले तो ये आप समझो कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? शेल। अभी आप पढ़ोगे, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होते हैं?
ऑर्बिटल, है ना। अच्छा, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बताओ। अच्छा, और देखो सब बहुत सिस्टम से लिखा है। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है ना। इन सब की पोजीशन बताने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है क्वांटम नंबर। क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन को किस सबसेल में, किस सेल में है, किस सबसेल में है। अब देखो बहुत समझो, किस सेल में है, उसकी किस सबसेल में है, उसके किस ऑर्बिटल में है, इसकी स्थिति को, इसकी पोजीशन को बताता है क्वांटम नंबर। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, हमने आपको बहुत दिन पहले बताया था, तो इसको मान लेना ये क्या है? मोहल्ला। ये क्या है? मोहल्ला। और इसको क्या मान लेना? इसको मान लेना घर। और इसको क्या मान लेना? कमरे। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग, अब जरा ध्यान से देखो, जैसे मोहल्ले में अपना घर होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, कमरे के अंदर हम लोग होते हैं। क्लियर है? तो आपको पता नहीं है, आपको ये पोजीशन ही तो बता रहे हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? मोहल्ला। और मोहल्ले को ही, जैसे गांव का मोहल्ला और शहर का सेक्टर, गांव में क्या होता है? मोहल्ला, कि फलाने मोहल्ले के हैं, ये पप्पू फलाने मोहल्ले के हैं। वैसे ही यहां पे क्या होता है? यहीं पे हम लोग मोहल्ले का नाम क्या रख देते हैं अंग्रेजी में? सेक्टर, है ना। ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, है ना, या किसी सेक्टर में। क्लियर है? फिर उस सेक्टर के अंदर क्या होता है? अपना घर। फिर क्या होता है? अपना घर। फिर अपने घर के अंदर क्या होते हैं? कमरे। और कमरे में कौन होते हैं? हम लोग। हम लोग क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अच्छा बताओ, जैसे ऐसा नहीं होता है, ऐसे समझो, मोहल्ले भी कई टाइप के होते हैं, है ना। जैसे एक घर वाला मोहल्ला, दो घर वाला मोहल्ला, तीन घर वाला मोहल्ला, चार घर वाला मोहल्ला, है ना। अलग अलग मोहल्लों में घरों की संख्या अलग अलग होगी। ऐसा थोड़ा ना कि हर मोहल्ले में 10 घर हों, हर मोहल्ले में अलग अलग घर। अब जैसे ऐसे समझना, ऐसे समझो। अच्छा, जैसे मोहल्ले हमारे कैसे हैं? जैसे के, एल, एम, एन, ओ, है ना, ऐसे आप लिख दो। तो ये कौन सा मोहल्ला है? n इक्वल टू 1 मोहल्ला, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5। क्लियर है? तो मोहल्ले क्लियर हो गए, है ना। अच्छा, मोहल्लों का नाम किससे, यानी सेल का नाम किससे लिखते हैं? के, एल, एम, एन, ओ, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, के सेल कौन से नंबर की सेल है? पहली। अच्छा, के सेल पहली सेल है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है। क्लियर है? ऐसे रखे जाते हैं, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया। ये है न्यूक्लियस और ये है आपकी कौन सी? शेल, है ना। तो न्यूक्लियस के जो सबसे करीब सेल है ये कौन सी? के, एल, एम। और इसी के को क्या लिख सकते हो? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसे लिखते हुए आप चले जाओगे। हमने उन्हीं को ऐसे लिख लिया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, जो के वाला सबसेल होता है, के वाला सेल है, उसके पास एक सबसेल होती है s। एल के पास दो सबसेल होती हैं, s और p। m के पास तीन सबसेल, sp, d। और n के पास sp, d और f। यहां पे हमने कहा था लाइन खींच लिया करो। अब o के पास भी कितने घर होंगे? sp, d और f। अब चाहे आप मोहल्लों की संख्या बढ़ा लो, चाहे सेल की संख्या कितना भी बढ़ा लो, सब सेल 4 से ज्यादा नहीं होंगे। हमने कहा, बताओ, हमने कहा के सेल के अंदर कितने सब सेल हैं? 1। हमने कहा एल सेल के अंदर कितने सब सेल? 2। एम के अंदर कितने सब सेल? 3। एन के अंदर कितने सब सेल? 4। अच्छा, हमने कहा ओ के अंदर कितने सब सेल? 4। अब क्या होगा? देखो, पहले मोहल्ले में एक घर, दूसरे मोहल्ले में 2 घर, तीसरे में 3 घर, चौथे में 4 घर। अब मोहल्ला चाहे जितना बढ़ा लो, घरों की संख्या कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज 4। क्लियर है?
इतना सबको समझ में आ गया। हमने कहा बताओ n इक्वल टू 50 मोहल्ले में कितने घर? 4। कितने घर? 4। अब हम चाहे सेल का नंबर जितना बढ़ा लें, सब सेल का नंबर 4 के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज 4। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से समझो। अब इतना ये देखो, हमने ये बहुत पहले पढ़ाया था बेसिक क्लास में, है ना। जो लोग बेसिक क्लास पढ़े उनको ये मालूम है कि ये घर मोहल्ले हमने सब वहां पढ़ाए हैं। क्लियर है? अब देखो ये जमाने पहले पढ़ लिए थे। अच्छा, सारे बच्चे जहां जगह इधर खाली हो इसको जरूर बना लेंगे, है ना। इसको बना लो और थोड़ा सा मैं पूरा अच्छा बना देता हूं, उसके बाद तुम बनाओ। क्लियर है? अब यहां मैं लिख रहा हूं शेल, यहां लिख रहा हूं, अच्छा चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं, और इसके नीचे ऐसे लाइन खींचो और इसके नीचे लिखो आप, यहां लिखो सब शेल, यहां लिखो ऑर्बिटल और यहां लिखो इलेक्ट्रॉन। लिख लो बेटा, बढ़िया से बनाना, क्योंकि देखो हम चाहे जितना पेज छोड़वा दें, हमको पता है हमारी आदत, तो वो कम पड़ जाएगा। समझ लो ना। तो अगली क्लास से ऐसा ही चलेगा काम, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, क्योंकि यहाँ ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता तो फिर पढ़ाने में वो आनंद नहीं आता, क्योंकि हमें थोड़ा और कुछ पढ़ाना होता तो लगता है अच्छी जगह खत्म हो गई, है ना। तो अब अगली क्लास से क्या होगा, हम लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अच्छा, ये भी क्या है, ये उल्लू बनाने का एक फैशन चल गया है, ये समझ लो ना। बच्चा जब आएगा एडमिशन करने, सर मॉड्यूल मिलता है, तो हमको लगता है कितना बड़ा गधा है, फिर हम भी बोल देते धीरे से हाँ। आप समझ रहे हो ये? अब लेकिन ये नोट्स इसमें उतना अच्छा नहीं बन पाता जो आप खुद लिखते हो, उसमें हमारा मन है और मन में आया कुछ और पढ़ा दें, तो जगह खाली है ना, क्योंकि वहां तो सभी खाली है, लिखाओ आराम से। क्लियर है? तो ये वहां फायदा होता है। तो देखो हमने शुरू तो यहां से कर दिया, लेकिन अगले क्लास से जो अगला चैप्टर होगा वहां से प्रॉपर आप बढ़िया से नोट्स बनाओगे। क्लियर है? जो स्पेलिंग नहीं आएगी हम लिखा करेंगे, अब क्या करें, इसको इसलिए बनवाया था कि स्पेलिंग तुम गलत ना लिखो, है ना। हाँ तो जरा आप जरा ध्यान से देखो बेटा, आप जरा ध्यान से देखो आगे। आप देखो अपने पास सबसेल कितनी है, एस, पी, डी और एफ। अभी आपको 4 ही पढ़ना है तो अपने पास कितनी, 6। कौन सा, एस, पी, डी, एफ और जी और एच, है ना। लेकिन अब देखो जरा ध्यान से देखो, मैं पहले बना लेता हूं फिर आपको बता रहा हूं। देखो आप बहुत जरा ध्यान से देखना। अच्छा बताओ, घर के अंदर कमरे होते, कमरे के अंदर घर, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए ना। अच्छा क्या होता है, घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे। तो बड़ा कौन, घर का कमरा, घर बड़ा, घर के अंदर कमरे। अच्छा देखो देखो ये मेरा पेन चल रहा है किस पे, ये एस सबसेल है, यानी एस वाला ये घर है। ये कौन सा घर है, एस घर, क्योंकि देखो सबसेल को हमने क्या बोला है, घर, ऑर्बिटल को हमने क्या बोला है, कमरे, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोला है, हम लोग, यानी घर में रहने वाले लोग। क्लियर है? अच्छा बताओ, अब देखो ये हो गया पूरा एस सबसेल और ये देखो हो गया ऑर्बिटल। तो एस के अंदर कितना ऑर्बिटल है बताओ बेटा, 1। एस सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल, 1। अच्छा बताओ, ये हमारा पेन घर पे चल रहा है, कमरे पे, घर पे, ये आपकी पी सबसेल है, ये कौन सी है, पी सबसेल, और पी सबसेल के अंदर कितने कमरे हैं, यानी कितने ऑर्बिटल हैं, 3। ये समझ में आ रहा ना बेटा, समझ में आ रहा आप बेटा, क्लियर है। हाँ अब आगे देखो, ये कौन सा सबसेल है, कौन सा बताओ बेटा, डी, ये पूरा डी सबसेल है, ये देखो पूरा डी सबसेल है, और डी सबसेल के अंदर बताओ कितने ऑर्बिटल हैं, 5। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कौन सा सबसेल है, बताओ बेटा, एफ सबसेल,
एफ सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 7। क्लियर है? तो हमको घर पता है, कितने टाइप के घर, घरों को भी किसके आधार पे बांटा जाता है? जैसे 1 BHK 2 BHK, तो किसके आधार पे? कमरों के आधार पे ही तो घरों को बांटे हैं। तो बताओ यहां कमरों के आधार पे अपने कितने टाइप के घर हैं? 4। कौन सा? एस घर, एस टाइप घर, पी टाइप घर, डी टाइप घर और एफ टाइप घर। अच्छा, एस टाइप घर में कितने कमरे हैं? 1, पी में, डी में और एफ में 7। क्लियर है? अब अगली बात देखो बेटा, हर कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रह सकते हैं? 2। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहेंगे? 2। अच्छा, कभी तुमने ट्रेन में सफर किया होगा तो देखो छोटी सी जगह होते हैं, वहां 2 लोग सो जाते हैं, एक जिधर पैर करेगा, एक दूसरा उस साइड को अपना मुंह करेगा। नहीं समझ रहे हो? देखो ऐसे तो सोते हैं, है नहीं? जैसे छोटी सी जगह है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी भरे जाते हैं। यदि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो, ये देखो, ये पहले क्लॉकवाइज भर दो, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब आपसे कोई कहे कि बताओ एस वाले, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो बताओ कितने? 2। अच्छा, पी में बताओ, डी में बताओ और एफ में बताओ 14 इलेक्ट्रॉन, है ना? जितने कमरे उसके 2 गुना लोग, यानी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसको बना लो बेटा, इसको बना लो सारे बच्चे। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? क्या लिखेंगे? जुगाड़ लिखेंगे। ठीक है? यहां पे क्या लिखेंगे? जुगाड़। क्लियर है? अच्छा बताओ, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? वेरी गुड। 2, पी में 6, डी में, एफ में। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम यहां पे एक सवाल चाहें तो आपसे पूछ सकते हैं। सवाल लिखने भर की जगह है तुम्हारे पास? क्योंकि पहले अच्छा जुगाड़ लिख लो। अच्छा, एक बात बताओ, ये बताओ हमने क्या लिखा है? शेल। अच्छा, ये बताओ हमने क्या लिखा है? सबसेल। कौन सी खास बात? यही तो हम लिख रहे थे। अच्छा, ये बताओ हमने क्या लिखा है? अच्छा, ये बताओ हमने क्या लिखा है? लिखा है? हाँ। आपके पास क्वांटम नंबर होते हैं कितने बेटा? सिर्फ 3। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे लिखते हैं? एन से। और दूसरा कौन सा होता है? एजीमूथल क्वांटम नंबर, जिसको किससे लिखते हैं? एल से। घबराओ नहीं, अभी सब नीचे लिखे हैं। अच्छा, तीसरा होता है कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारी जानकारी देगा सेल के विषय में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारी जानकारी किसके विषय में देगा? सेल के विषय में। एजीमूथल क्वांटम नंबर सारी जानकारी किसकी देगा? सब सेल की। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सारी जानकारी किसका देगा? ऑर्बिटल की। अब देखो, क्वांटम नंबर के आधार पे आपको ये चीजें हो गई क्लियर। अब बस यहां पे लिखो एस, है ना? और इतने ही क्वांटम नंबर होते हैं, बस आप लास्ट में लिख लो, यहां पे लिखना एस, और एस के आगे लिखना, लिखो टेल्स अबाउट, लिखो टेल्स अबाउट, एस के आगे लिखो टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये जुगाड़ हमने आपको पहले ही बता दिया। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्वांटम नंबर के विषय की जानकारी। क्लियर है? तो चलो बेटा, सबसे पहले हम लोग इतनी पढ़ाई फिर से कर लें। बताओ, अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की पाए जाने की संभावना, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेलेक्ट होने के कितने परसेंट है? 50%। भाई दो ही बातें होती हैं, सिलेक्शन हुआ या तो नहीं हुआ। तो हमारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%, है ना? तो अब संभावना का मतलब समझ गए? क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है बेटा? सेल।
सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आपको पूरी लाइन पता चली? अच्छा बताओ, सेल के अंदर कौन होता है? सब सेल। सब सेल के अंदर कौन होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई? अब चले आते हैं हम लोग यहां पे जुगाड़ पे, है ना। अपने पास सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर होते हैं। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 3। और तीनों क्वांटम नंबर बिल्कुल लाइन से जानकारी देते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके विषय में जानकारी, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो आपको जब भी कोई क्वांटम नंबर पढ़ना होगा तो आप समझ जाओगे कि ये जानकारी किसके विषय में देने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास कौन सा क्वांटम नंबर है? देख लो बेटा, कौन सा है? ये है ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर। दैट इज पहला क्वांटम नंबर कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? चलो दूसरा पढ़ लो, कौन सा है? पहले ऐसे जानकारी कर लो। दूसरा कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसका दूसरा नाम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होता है। इसका तीसरा नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है। तो बताओ, दूसरा क्वांटम नंबर के सारे नाम बताओ कौन कौन से? बताओ। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको लिखते काहे से हैं? एल से। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे लिखते हैं? एन से। क्लियर है? अब आ जाओ तीसरा क्वांटम नंबर। ये देखो भैया, तीसरा क्वांटम नंबर ये कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किससे लिखते हैं? एम से। क्लियर है? तो मेन क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 3। अच्छा, एक जो चौथा क्वांटम नंबर आप पढ़ जाते हो, ये क्या बताता है? इसको नाम क्या देते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। इसको लिखते किससे हैं? एस से। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि क्वांटम नंबरों की संख्या कितनी, तो 4 मत बोलना। कितना बोलोगे? 3। क्लियर है? ये बात समझो। क्या है, बहुत दिन तक हम यही समझते हैं कि आप बाऊ कोई साइंटिस्ट हैं, थोड़े दिन बाद पता चलता है कि आप बाऊ जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्लियर है? क्लियर है? आप बाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। 12th वाले बच्चे जब आते हैं, वो उनको पढ़ाया क्या जाता है? आप बाऊ का नियम। जैसे लग रहा है कोई इंसान है। आप बाऊ कोई इंसान या कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्लियर है? और हमको पढ़ाया क्या जाता है? ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे आप बाऊ क्या हैं? आप बाऊ एक क्या है? साइंटिस्ट हैं, है ना। ऐसे पढ़ाया जाता है। ये लो, पढ़ो, तुम पढ़ो। ये क्या लिखा है? हाँ पढ़ो, देखो नीचे क्या लिखा है, समझ रहे हो? तो आप बाऊ कोई इंसान नहीं है। क्लियर है? आप बाऊ क्या है? एक जर्मन वर्ड है। क्लियर है? जैसे हर कंट्री के, जैसे हम लोगों के अलग, जैसे हमारे लोगों के नाम अलग हैं, हम लोग अपने शब्दों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते। चाइना चले जाओ, वहीं उनके अपने शब्द हैं अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने के। जैसे हम लोग यहां नमस्ते करते हैं, वो लोग अपने शब्दों में कुछ करते होंगे, है ना। क्लियर है? कुछ समझ में आ गई बात? तो आप बाऊ क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? बिल्डिंग अप या बिल्डअप। और बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना। जर्मन में यदि इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बाऊ। और यदि अपने यहां वाली टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्डिंग अप या बिल्डअप। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? तो चलो आगे लिखो भैया। NCERT इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा देखते सुनते रहा करो, है ना, तो कैसे काम बनेगा। हाँ, वहां ऐसे ही पढ़ाया जाता। आप बाऊ ने ये किया वो किया, ऐसे लग रहा है कि आप बाऊ क्या है? कोई इंसान है जिन्होंने ये किया। और बाद में पता चले आप बाऊ कोई है ही नहीं। आप बाऊ एक कल्पना थी, है ना। हाँ, तो देखो तुमको पढ़ाया ना, इसीलिए पढ़ाया। बहुत सारी चीजें हम गलत पढ़े होते हैं, लेकिन हमको तब तक सामने वाला गलत लगता है जब तक हमको उसका प्रूफ न दे दिया जाए। क्लियर है? वो लगता है
पीछे वाली बातें याद आती हैं, यार मास्टर साहब तो ये पढ़ाए थे। और बच्चों को हमेशा पहली बातें बहुत याद आती हैं जो उनको शुरुआत में पढ़ाई गई हों, वो उनके दिमाग में बैठी होती है अच्छे से। क्लियर है? तो चलो बेटा पहला लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। अच्छा जुगाड़ में हमने आपको क्या लिखाया कि बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके विषय में जानकारी देगा? सेल के विषय में। ये देखो क्लियर हो गया। और यदि आपको यही चार चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं तो आपका कोई क्वांटम नंबर गलत नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा बताओ अपने पास क्वांटम नंबर कितने हैं? 3। अच्छा कौन सा? देखो पूरा चैप्टर एक साइड और क्वांटम नंबर एक साइड। पूरा चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना अकेले क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इस 2024 में भी सवाल आया है। कहां गया सवाल? कौन सा सवाल है? 41। ये देखो ये सवाल आया था, ये 41 आया था ये सवाल। तो हर बार क्वांटम नंबर का सवाल आएगा। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ आए ना आए, क्लियर है, लेकिन क्वांटम नंबर से सवाल पक्का आएगा। क्लियर है? तो इस बात को समझना। तो चलो पहली लाइन लिखो बेटा, लिखो। हाँ इन्होंने ही जानकारी दी थी, ये तो इतिहास है, इनको उतनी खास बात याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? ये बायोलॉजी नहीं है कि हम आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के नानी का नाम भी याद कराएं, ये सब फर्जी काम है। समझ रहे हो? आपको यही तो याद करना है। देखो कंपटीशन में आप यदि ये सीख गए, ये नहीं पढ़ना है तो कंपटीशन आप सीख गए। और हम क्या किस में पढ़े रहते? क्या क्या पढ़ना है इस पे पढ़े होते हैं। हमको उल्टा सीखना है, हमें ये सीखना है क्या नहीं पढ़ना है। हमने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो ना? फर्जी कहानी। हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से लिखते हैं, अब उनके आगे की जानकारी क्या है वो लिखना है। तो लिखो, ऐसे लिखो। पहला पॉइंट लिखो, लिखो आइडेंटिफाई सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको आइडेंटिफाई करता है? आइडेंटिफाई सेल। ठीक है? और दूसरी बात लिखो, नंबर 2 बात लिखो, डिटरमाइन। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, डिटरमाइन साइज। डिटरमाइन साइज। अब साइज के आगे लिखो, ये साइज क्या बात है? लिखो साइज के आगे ब्रैकेट में लिखो, लिखो लिखो डिस्टेंस बिटवीन, लिखो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग सेल इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग सेल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझे? देखो ये साइज का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है तो न्यूक्लियस से और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ही तो इस एटम का साइज होगा। अब आपको नहीं लग रहा न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, आपको नहीं लग रहा ये रेडियस हो गई? नहीं समझ में आया? ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। अच्छा आपको नहीं लग रहा ये यही एटम का साइज है? बताओ यही एटम का साइज है कि नहीं? है ना? तो यहां साइज का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही हम क्या शब्द यहां बोल रहे हैं? साइज। क्लियर है? क्या बोले हैं? साइज। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद कर लो। एंड एनर्जी, एंड एनर्जी, एंड एनर्जी। और ये 4 नंबर के 2 सवाल हैं। ये 4 नंबर के, इसी में देखो एंड के बाद लिखाया है एंड एनर्जी। ये 4 नंबर के 2 सवाल हैं। बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके विषय में जानकारी देगा? साइज के, सेल के साइज का और सेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर से पढ़ो। अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहली बात किसके विषय में जानकारी देगा? सेल के। सेल के किस चीज की जानकारी देगा? साइज और एनर्जी की। क्लियर है? फिर से याद करो,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके विषय में जानकारी देगा? सेल। सेल की किस चीज की जानकारी देगा? साइज की और एनर्जी की। क्लियर है? क्लियर हुआ ये बात? चलो आगे जरा ध्यान से देखो। आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, हम लोग क्या लिखते हैं? शेल। अच्छा सेल क्या होता है? जैसे के एल एम एन लिखते हुए आप चले जाओ, इनफाइनाइट लिख लिए, थोड़ी देर बाद तुम्हारे ये संख्या सब खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ। अच्छा ये क्या है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, है ना? लिखते हुए चले गए। अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन सी सेल है? के सेल। अच्छा के सेल आपके कौन सी नंबर की सेल है? पहले नंबर की। क्लियर है? तो इसको लिख लो बेटा, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो। यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 3 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल? 3 सवाल। यहां 3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले 4-4 नंबर के सवाल हमने आपको 2 बता दिए। अच्छा बताओ, पहले 4-4 नंबर के 2 सवाल हमने कौन बताए? बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के विषय में जानकारी देगा। सेल के विषय में कौन सी 2 जानकारी देगा? सेल के साइज की जानकारी और सेल की एनर्जी की जानकारी। कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर हुआ? तो ये 4-4 नंबर के 2 सवाल हुए। अब नीचे लिखो, अब 3 टाइप के कैलकुलेशन वाले सवाल पूछेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे लिखो नोट। अब वो 3 सवाल कौन से हैं? लिखो पहला नंबर 1, लिखो नंबर 1, पहला लिखो, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर 1 लिखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल। शेल के स्पेलिंग बेटा SHELL लिखो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन शेल। और आगे फार्मूला इसका लिख लो n²। इसका फार्मूला क्या होगा? n²। किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वो किसके बराबर होंगे? n²। ये n क्या है? हाँ क्या है? पक्का? ये कौन सा है? शेल नंबर। n क्या है? पक्का। चलो अच्छा ठीक, पहला सवाल। अच्छा बताओ, किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? इसका फार्मूला क्या है? n²। कौन सा फार्मूला है? n²। अच्छा जरा खुद अपने दिमाग से सोचो, हमने आपको पढ़ाया है जितने ऑर्बिटल होंगे उसके 2 गुना इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ऑर्बिटल होंगे उसके 2 गुना इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ या ना? पक्का? तो देखो दूसरा सवाल लिखो, लिखो दूसरा सवाल कैसे बनेगा? लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल। बताओ बेटा दूसरा सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल का फार्मूला क्या लिख दूं? बताओ क्या लिख दूं? n की पावर। कैसे लिख देंगे n की पावर 4? हाँ वेरी गुड, तो यहां लिखो 2n²। बहुत बढ़िया। जितने ऑर्बिटल होंगे उसके 2 गुना इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो यदि ऑर्बिटल है n² तो उसका 2 गुना यही तो होगा 2n²। हाँ या ना? बताओ 2 फार्मूले क्लियर हो गए। अच्छा बताओ पहला फार्मूला क्या है? किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? n² के बराबर। किसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n² के बराबर। क्लियर है? तीसरा सवाल, यहां तीसरा लिखो, लिखो तीसरा सवाल लिखो, लिखो एंगुलर। तीसरा सवाल लिखो बेटा, लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल इक्वल टू, फार्मूला लिखो NH/2π। फॉर्मूला क्या होगा? NH/2π। लिख लो भैया।
क्लियर है? अच्छा यहां n क्या होगा? हाँ है ना, तो n की संख्या क्या हो सकती है? n की नंबर संख्या हो सकती है जैसे 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर। यहां h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लिख लो बेटा, लिखो h, लिख लो आपको जैसे चीजें क्लियर हो जाए। यहां h क्या है? प्रिंसिपल सॉरी h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होता है? बहुत बढ़िया, एंगुलर मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम। जब किसी लीनियर चीज को एंगुलर बनाना हो तो उसे r से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv, है ना? वैसे ही बताओ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? mv इंटू आर। लीनियर कन्वर्ट इंटू एंगुलर। सबसे ज्यादा जुगाड़ तो फिजिक्स के अंदर ही है। क्लियर है? सबसे ज्यादा जुगाड़ कहां है? फिजिक्स के अंदर। लेकिन हमें समझाई जाती है फिजिक्स बहुत कठिन होती है ना? और वो ऐसे हमारे दिमाग में घर भी बना लेती है कि वास्तव में कठिन होती है। समझ में आ रहा? जैसे आपसे आपके मन में ये परसेप्शन आ ही जाए कि बायोलॉजी बहुत कठिन होती है, तो आप उसको उसी दृष्टि से देखोगे। लेकिन पहले बता दिया जाता है सबसे सरल होती है, तो आप उसको उस वे में देखने लगते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो उसको उसका माहौल फर्जी खराब कर दिया गया। देखा जाए तो वो बड़ा समझ रहे हो आसान चीज है। आसान तब है जब जोड़ घटाना आता हो तब, नहीं तो फिर तो आसान कहना तो बेईमानी है। पता लगे जोड़ घटाना आ नहीं रहा, इक्वल टू के इस पार से उस पार क्वांटिटी लिए जा रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा कि साइन चेंज करें। नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? तो फिर तो बेईमानी है, तब फिर तो कठिन है। क्लियर है? और नहीं तो फिर आसान है। क्लियर है? अच्छा चलो, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां से हुआ खत्म। h का वैल्यू लिख लो बेटा, h का वैल्यू लिखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। लिख लो वैल्यू लिख लो प्लैंक्स कांस्टेंट का। और ये भी कहीं लिख लो जिन बच्चों को ना मालूम होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो दोनों, ये भाई फिजिक्स का सवाल है, उधर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ इस तरीके से तुम्हारा कौन सा क्वांटम नंबर खत्म? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसके अलावा दूसरा कोई भी सवाल नहीं बनता है। क्लियर है? चलो, आपसे कोई कहे, अब बहुत ध्यान से देखना, आगे बढ़ा जाए? आगे अपने पास जगह है कि नहीं? चलो ठीक। कोई आपसे कहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम जानेंगे तो कैसे जानेंगे? तो सारे बच्चों को उसके लिए आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अजीब सेटिंग इसकी एनसीईआरटी की भी है। पूछो क्यों? एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया गया बाद में, एप्लीकेशन उसका है पहले। समझ रहे हो? और हमको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहां सीखते हैं? कहां सीखते हैं? आप बहु प्रिंसिपल। आप बहु प्रिंसिपल में ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? खैर कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है, हाँ या ना? अच्छा चलो, हम मान के चलते हैं ना, है ना? सिखा देते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन सीख लें, है ना? वहां पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आपको ये आएगा नहीं तो फिर काम कैसे बनेगा? ठीक है? देखो भैया, तो सारे बच्चे एक हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मेरी बात को समझो, एक अलग पेज में लिख लेना। कहां लिखना? एक अलग पेज में। जरा हम यहां देख लें आप बाबू कितनी दूर हैं, नहीं तो वहीं लिखा दे चल के।
आप बाबू देखो बेटा कहाँ पे हैं, अच्छा यहाँ पे हैं। हाँ, तो एक काम करो, यहीं सीख लो, यहीं लिख लो। कहाँ लिख लोगे, पेज नंबर 31 में एक लाइन सिखाएंगे, बाकी आप बाबू थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। आपके काम भर की चीज हम पढ़ा देते हैं। तुम लोग बेटा हेडिंग डाल लो ऐसे, क्या लिखोगे, आप बाबू प्रिंसिपल, AUF और BAU, आप बाबू। पढ़ा जाए आगे। अब जरा ध्यान से देखो, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सीखना है, बोलो SPSP, SDP, SDP, SFDP और SFDP, और इनके बीच में ऐसे लाइन खींच लो, दीवार खींच लो, है ना, ये दीवार हो गई। बना लो, ये खींच लो बेटा। बस एक ही लाइन बताएंगे इसमें, उसके बाद हम सीधे जहां पे थे वहीं चले चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा आपको आइडिया आना जरूरी है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला गाना कौन सा है, पहला अच्छा गाना सुनाओ। इसको बोलो एक बार और सबको बोलो दो दो बार। तो क्या बोलेंगे, SPSP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। चलो इस गाने को बोलो 3 बार, SPSP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। अच्छा फिर बोलो SPSP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। अच्छा सबको याद हो गया, पक्का। चलो एक बार अपने मन में बोल लो, अपने से चोरी ना करना, नहीं आता तो फिर सीख लो, झूठ नहीं बोलना अपने आप से। सबको याद हो गया। देखो बच्चा हमेशा SPDF याद करता है, तो वो बड़ा यहां पे कंफ्यूज होता है कि हम याद तो करते हैं SPDF और यहां लिखा SDP, SDP, है ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं, जैसे लिखा वैसे याद करना है। क्लियर है। तो गाना नंबर 1 तैयार। अच्छा गाना नंबर 1 क्या है, हमने सबसे पहले सब सेलों को लिखा, कौन से अरेंजमेंट में लिखा, SPSP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। ये हमारी सब सेलों का क्या है, अरेंजमेंट, पक्का। अब उसके बाद गाना नंबर 2, जो नंबर S को देंगे वही नंबर P को देंगे, है ना, और SP से दिए गए नंबर को D को 1 नंबर कम और F को 2 नंबर कम देंगे। जो नंबर S को देंगे वही नंबर P को देंगे, और S और P को जो नंबर हमने दे रखे हैं उससे 1 नंबर कम हम D को देंगे और 2 नंबर कम हम F को देंगे, है ना। अच्छा ये वाला गाना एक बार अपने मन में गाओ भैया, जो नंबर S को देंगे वही नंबर P को देंगे, S और P को दिए गए नंबर से D को 1 नंबर कम और F को 2 नंबर कम देंगे, है ना। क्लियर हुआ। अच्छा गाना सुनाओ, हाँ हाँ सब लोग सुनाओ, है ना। कभी कभी बच्चा एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, वो लिपसिंग तो करता है, आवाज नहीं निकलती है। एक्टर बहुत बड़े एक्टर होते हैं ना, बोलो हमको आवाज सुनाई दे। हैं, यहाँ लता मंगेशकर थोड़े ना गा रहे हैं कि खाली तुम लिपसिंग करो, पीछे वो गा रहे हैं, यार तुमको ही गाना है। क्लियर है। हाँ तो बताओ क्या बोलेंगे, जो नंबर S को देंगे वही नंबर P को देंगे, S और P को जो नंबर हमने दे दिए हैं उससे 1 कम D को देंगे और 2 नंबर कम F को देंगे। क्लियर है। और एक बात समझ लो, ये सारे अलग अलग डिब्बे हैं, इसका मतलब इससे नहीं, इसका मतलब इससे नहीं, सब अलग अलग हैं। अच्छा देखो, सबसे पहला नंबर इसको हमने क्या दिया, 1, क्योंकि ये पहले कमरे वाला S है। अब इनके साथ P तो है नहीं, अब P नहीं है तो S को 1 नंबर दे के बात खत्म कर दो। अच्छा ये वाला S कौन से कमरे का है, दूसरे का, तो इसको नंबर क्या दोगे, 2, तो इसको भी नंबर क्या दोगे, 2। अच्छा इसको बताओ क्या दोगे, 3, तो इसको भी दोगे 3। अच्छा इसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, बहुत बढ़िया, इसको बताओ, इसको बताओ,
इसको बताओ, अच्छा इसको बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, आप बताओ, हाँ हाँ हाँ, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गया, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गया। अच्छा ये जानते हो लिखा क्या है, ये लिखा है 1s, ये क्या लिखा है 2s, ये क्या लिखा है 2p, ये क्या लिखा है 3s, ये क्या लिखा है 3p, ये क्या लिखा है 4s, ये क्या लिखा है 3d, ये क्या लिखा है 4p, ये क्या लिखा है 5s, ये क्या लिखा है 4d, ये क्या लिखा है 5p। आगे आप लिख ही लोगे, आगे आप लिख लोगे। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, ये एक निशान लगा लेना, ये निशान क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो। तो बताओ 1s से एनर्जी किसकी ज्यादा है, 2s की, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। क्या हमने बोला, आप बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। आप बाउ प्रिंसिपल क्या है, बोलो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। क्लियर है, तो निशान आप ये लगा लो, पढ़ते हुए निशान, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अभी आप बाउ में आएंगे तो ये सारी चीजें फिर से पढ़ाएंगे, अभी तो हम आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा ले रहे हैं अपने काम भर का। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा ये बताओ, ये सबसेल है ना, ये एस क्या है, सबसेल, और इसी एस के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है। एस के अंदर कितना ऑर्बिटल है, एक। तो बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। तो यही लिखा जाता है 1s2। क्या लिखा जाता है, 1s2। ये जो ऊपर 2 लिखा जाता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये जो पहले नंबर लिखे हैं, जैसे ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, यही आपका n है, यही आपका क्या है, n। अच्छा n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ ये क्या है, ये 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो पहले नंबर लिखा रहता है उसी का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है, तो लिख लो इसको बेटा, यही n है, n को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसी को क्या बोलेंगे, बताओ बेटा, एनर्जी लेवल, और इसी को क्या बोलेंगे, शेल नंबर। लिख लो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले वाला डिजिट होता है, ये क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल या शेल नंबर। ठीक है, पक्का। अब तुम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जैसे हमने कहा 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, Z इक्वल टू 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, है ना। तो देखो आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखो। तुम समझ लो कि 20 रुपया आप लेके चले हो घर से, कितना रुपया, 20 रुपया। बताओ इतना आपने लिख लिया, हम इसको हटाएं, फिर पहले इतना लिख लो, फिर आगे हम बढ़ें। लिख लो, अभी थोड़ी देर बाद आप बाऊ पे आ रहे हैं हम ना, थोड़ा सा काम भर का थोड़ा सिखा लें। क्लियर है। अच्छा ये सबका लिख गया, हटा दो उसको। अच्छा देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा कि Z इक्वल टू 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का होता, ना कि एटॉमिक मास का। किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर का। क्लियर है। अब जैसे एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, 20, तो आप समझ लो ये आप 20 रुपया लेके घर से निकले हो। जैसे तुम घर से निकले हो, कितना रुपया लेके, 20। तो ये देखो, ये समझो ये लाइन से सब भिखारी खड़े हैं। ये कौन खड़े हैं, भिखारी। पहला भिखारी कौन मिला, 1s। अच्छा बताओ 1s कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, s कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने अंदर, 2। तो बताओ ये क्या हो गया, देखो जिस भिखारी की जितनी औकात है
उतने ही इलेक्ट्रॉन आपसे लेगा, यानी उतने ही पैसे आपसे लेगा। हमने आपको बोला है एक इलेक्ट्रॉन को आप हमेशा 1 रुपया माना करो। तो Z इक्वल टू 20 है, इसका मतलब आप कितने रुपए घर से लेके निकले हो, कितने इलेक्ट्रॉन लेके घर से निकले हो, 20। 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, 1s ने। कितने बचे, 18। अगला भिखारी कौन है, 2s, इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2। अगला कौन है, 2p, कितने ले लिए, 6। अच्छा अगला कौन है, 3s, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2। अच्छा देखो कितने आपके कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 2 4 6 4 10 और 2 12। अच्छा 3s के बाद कौन है, 3p, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6। ये देखो आपके 18 के 18 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर है? ये देखो सब लाइन से हैं बेटा, जरा ध्यान से देखो, ये देखो, और इनको ऐसे कॉमा लगा लगा के ऐसे आप भर लो। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इसका एनर्जी लेवल इससे कम है, इसका ज्यादा, देखो इससे ज्यादा इसका एनर्जी लेवल, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। तो हमेशा क्या होता, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। पक्का? बताओ, किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लो, बताओ, कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो, बताओ बताओ बेटा। अच्छा 2 और बच्चे हैं, अच्छा 18 हुए, वेरी गुड। और कौन सा, 4s2। अच्छा यही बात तेज तेज नहीं बोल सकते हो, मान लो यहीं रोक देते हम तो कितना भरता, 18। देखो कितना होगा, 6 4 10 2 12, 6 18 और 2 20। यहां आ गए लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये बात बोला करो जोर जोर से, है ना, इसीलिए कहते पूछ लिया करो, मन ही मन न सोचा करो, है ना। कहे लिखे यहां 20 और इलेक्ट्रॉन भरे 18, ये ना सोचा करो ये भी कोई रूल है, नहीं पता लगे ये भी सोच ले, अच्छा जितना देंगे उससे 2 कम करना है, अपने मन एक रूल बना लिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया, यहां पे। अच्छा आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर 20 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में गया, 4। कहां गया, किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, 4। क्लियर है? देखो ये सवाल बन गया कि हाँ बता बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 20, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस क्वांटम नंबर में मिलेगा, 4 में। ये सवाल बनेगा। क्लियर है? हाँ ये n, यही तो n है और यही आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हम आपसे पूछे कि z इक्वल टू 20 का, क्या हमने बोला, z इक्वल टू 20 का 12वां 12th इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, तो बताओ किसमें है, 3rd में। देखो कितने सवाल बना सकता है। हमने कहा एटॉमिक नंबर 20 का 12th इलेक्ट्रॉन किस क्वांटम नंबर में है, तो देखो 2 2 4 6 4 10 और 2 12, यानी 12वां इलेक्ट्रॉन यहां है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3। देखो आगे 4 नंबर। भाषा सिर्फ समझो। हमने बोला अच्छा बताओ एटॉमिक नंबर 20 का 9th इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे है, 9th इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 20 का 9th इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे है, 2nd पे। देखो यही तो है, 2 2 2 4 6 4 10, इसी के अंदर तो है 9 और 10। तो 9वां इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे है, n इक्वल टू 2। देखो कितने सवाल बना सकता है। क्लियर है? चाहे जितने सवाल बना लो। क्लियर है? अब जहां आप थे वहीं आ जाओ। अब देखो इसको, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बताओ बेटा। अब चलो एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, है ना। Z इक्वल टू 20, Z इक्वल टू 20 लिखो, लिखो यहां पे लिखो Z इक्वल टू 20। अब लिखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ, 4। सब लोग करके देख लो। क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। बताओ
इसका n इक्वल टू क्या है 4। इस सवाल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4। जब तक आपसे कुछ ना बोले तब तक हमेशा लास्ट वाला देखना। यदि वो बीच का पूछना चाह रहा होगा तो बोलेगा 9th इलेक्ट्रॉन, 12th इलेक्ट्रॉन, 13th इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ बोलेगा। है बेटा, क्या फर्स्ट का पूछ ले? हाँ 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 हाँ, ये वाला। हाँ वही मैं बोल रहा हूं, जब तक आपसे कुछ ना बोले तब तक आपको लास्ट वाला बताना है। जब आपसे बोले कि बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां है, तब आप फर्स्ट बोलना। जब बोले कि अच्छा बताओ थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, तो सेकेंड बोलना। जब आपसे कुछ ना बोले तो लास्ट वाला बताना है। जब आपसे जो बोले वो बताना है। क्लियर है? जैसे दो तरीके के ऑक्सीडेशन होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव, है ना? होते कि नहीं होते हैं? और यदि आपसे कुछ ना बोले तो आप कौन सा लगाते हो? रिडक्टिव। आप समझ में आ गया? जब आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के संख्या ना बोले तो हमेशा कौन सा आंसर लगाना? लास्ट वाला। यदि आपसे पूछे कि हमको बताओ 9th इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना। समझ में आ गया? लास्ट वाला ही क्यों बताएंगे बेटा? जब कुछ नहीं बोला जाता है तो लास्ट वाला ही बताते हैं ना, फर्स्ट नहीं बताते। यही बात तो सिखा रहे हैं ना कि जब कुछ ना बोले तो लास्ट वाला बताते हैं, तो यही तो सिखा रहे हैं। नहीं समझे? हमने क्या यही तो सिखा रहे हैं, इसी तो सीखना कहते हैं। जब यही तो बोलना है, जब कुछ ना बोले तो लास्ट वाला बताना है। इसका मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। और जब आपसे कुछ पूछे तो पूछने वाला बताना है ना? हाँ। और एक बात समझ लो, है ना, कि हम इस दुनिया में आए, हर क्यों का जवाब है नहीं, है ना? और नहीं तो फिर हम डिस्कवरी चैनल हो जाएंगे। समझ में आ रहा? और फिर सिलेक्शन 1 साल में नहीं, फिर 10 साल भी कम पड़ते हैं। ये बात एक सत बात है। हम तैयारी कंपटीशन का कर रहे हैं, ज्यादा क्यों चक्कर नहीं, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, टॉप यही करते हैं। क्लियर है? तो ये जो सिखा रहे हैं उन्हें सीखते चलो। जब कुछ ना कहे तो लास्ट वाला, और जब कहे तो वो वाला जो कहे। क्लियर है? इसी का नाम क्या है? सीखना, है ना? और नहीं तो फिर चलो फिर नानी ग्रेगर जॉन मेंडल के नानी घर चले, फिर ये पूछे इनका ग्रेगर जॉन मेंडले नाम क्यों रखे, इनका नाम पप्पू चौधरी भी हो सकता था, है ना? तो ये सब रही फर्जी की बात है। क्लियर है? जैसे हम भी पूछ सकते हैं, बेटा कुछ तकलीफ है, सर दर्द हो रहा, अच्छा, तो ये कहानी समझ में आ गई? जैसे हमने कहा तुम्हारा नाम यही क्यों है, तुम्हारा नाम ये भी हो सकता था, फिर जवाब नहीं दे पाओगे, है ना? हाँ। ये कहानी समझ में आ गई? चलो आगे देखो। कभी कभी बच्चे इत्मीनान से बैठे रहते, कहते चलो छठ यही पूछ लो। बताओ। हाँ, जब पूरे पढ़ा लेंगे तब ये सवाल लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आता है, लो ये देखो। अब देखो तुम समझ नहीं पाए, हमने कहा, अब देखो ये, अब कहें एनर्जी वाला सवाल कैसे। जैसे हमने कहा Z इक्वल टू 20 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पे है? 4। अब सवाल आया समझ में? जैसे हमने कहा Z इक्वल टू 20 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पे है? 4। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ाया, जो N है वही एनर्जी लेवल है, वही सेल नंबर है। अब हमने पूछा कि बताओ Z इक्वल टू 20 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? तो 4। किस एनर्जी लेवल पे है? तो 4। किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे है? तो 4। समझ में आ रहा? नहीं, कुछ भी के बेटा 4 नहीं होता है ना? हाँ। क्लियर है? तो ये कहानी सबको क्लियर हुई? अभी तो पहला क्वांटम नंबर, अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर सवाल मिक्स होंगे। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा एक बात बताओ, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते ही हमारे मन में एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, वो एक बात कौन सी क्लियर हुई?
ना 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 ना, ये बात नहीं क्लियर हुई। अभी हमने आपको जुगाड़ पढ़ाया था। हाँ, जुगाड़ हमने क्या पढ़ाया था, जरा जुगाड़ देखो। ये किसके विषय में जानकारी देगा, सबसेल के विषय में जानकारी देगा। क्लियर है? अब आ जाओ यहां। क्लियर है? तो लिखो, पहला पॉइंट छापा जाए इसी में। लिखो, आइडेंटिफाई सबसेल। ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, सबसेल को। लिखो, आइडेंटिफाई, पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई सबसेल। आइडेंटिफाई सबसेल। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो, जैसे लिखा है, ठीक है, एल की ये वैल्यू है। यदि एल इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वो एस सबसेल के विषय में जानकारी दे रहा। यदि 1 है तो P, 2 है तो D, और 3 है तो F। इसको लिखो एक डिब्बे में। L इक्वल टू 0 है तो बताओ कौन से सबसेल के विषय में जानकारी दे रहा है, S। और यदि L इक्वल टू 1 है तो P, यदि L इक्वल टू 2 है तो D, यदि L इक्वल टू 3 है तो F। अब ये बताओ, सारी जानकारी सबसेल के विषय में ही तो दे रहा है L। L की कितनी वैल्यू है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, 4। पहली वैल्यू 0, 1, 2, 3। यदि L इक्वल टू 0 तो किस सबसेल के विषय में बात कर रहे हैं हम, S। L इक्वल टू 1 P, N इक्वल टू 2 और N इक्वल टू 3 कौन, F। क्लियर है? चलो अच्छा, हमने कहा अच्छा सबसे पहले बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके विषय में जानकारी देता है, तो आप जवाब दोगे सबसेल। क्लियर है? अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे लिखते हैं, L से। अच्छा, L की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितनी, 4। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, अच्छा उतने ही तो पॉसिबल होंगी जितने हमारे पास सबसेल हैं। क्लियर है? कितने सबसेल हमारे पास है, 4। तो L की कितनी वैल्यू होंगी, 4। शुरू कहां से करेंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3। यदि L इक्वल टू 0 तो कौन सी सबसेल, S। 1 P, 2 D, 3 F। पहले इतना याद करो सब लोग इतना याद करो, पहले याद कर लो। अभी पूछा जाएगा, जैसे कह दो अभी पूछा जाएगा, तभी से भूलना शुरू हो जाता है ना। हाँ, चलो दूसरा पॉइंट लिखो, इसको एक ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना। चलो दूसरा स्टार पॉइंट लिखो, लिखो बेटा, डिटरमाइन नंबर 2 पॉइंट है, डिटरमाइन 3D शेप, डिटरमाइन 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। डिटरमाइन 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, हमने यहां आपसे बोला है कि यह जानकारी देगा किसके विषय में, शेल, और हमने यहां लिखा दिया ऑर्बिटल। अब जरा इसको समझो, क्योंकि सेल के अंदर ही कौन मौजूद है, ऑर्बिटल। घरों के जैसे घर के अंदर कमरे जैसे होंगे वैसे ही तो घर का आकार होगा। मान लो 3 कोने के कमरे होंगे तो घर का भी आकार 3 को तिकोना हो जाएगा, है ना। तो बताओ सेल को कौन डिसाइड करेगा, शेप को, ऑर्बिटल। तो किसका 3D शेप बताएगा, ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल है किसके अंदर, सबसेल के अंदर। ये रिलेशन समझ में आया? तो तीसरा पॉइंट जरा एक बार देख लो, किसका बेटा, दूसरा। अच्छा बताओ ये किसको बताएगा, बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा हम कहें 3D शेप ऑफ सबसेल, ये गलत है कि सही है, पूरी तरीके से सही है। 3D शेप ऑफ और क्या, सबसेल। बताओ ये बात सही है गलत, पूरी तरीके से सही है। बिकॉज अब आप सोचो कि सबसेल का शेप कौन डिसाइड कर रहा होगा, ऑर्बिटल। तो चाहे हम ऑर्बिटल कह दें चाहे हम शेप कह दें। क्लियर हुआ, ये कहानी समझ में आई?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मान लो कभी ऑर्बिटल लिख के वहां ना आए, सबसेल आ जाए, तो क्या गलत कर दोगे? ना, पूरी तरीके से बात सही। क्लियर है? पक्का? चलो आगे लिखो, और स्टार लगा के लास्ट पॉइंट लिखो इसका। लिखो लिखो फॉर अ गिवन, लिखो बेटा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, और डैश लगा के छोड़ दो। नीचे लिखो वैल्यू ऑफ, नीचे लिखो वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल लाइज लाइज, है ना? और लाइज के आगे लिखो बेटा, डैश लगा के लिखो। लिखो फ्रॉम, फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। फ्रॉम किसके विषय में, किसके बीच में रहेगा? जीरो टू एन माइनस वन, इनके बीच में एल की वैल्यू रहेगी। अब इसका मतलब समझो, ये तो बड़ा टेक्निकल हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा, ये सब छोड़ो। यदि कहीं लिखा है, जैसे नीचे एग्जांपल लिखो, लिखो कहीं लिखा n इक्वल टू 2, क्या लिखा है? n इक्वल टू 2, तो l का वैल्यू 0 से शुरू होगा और n माइनस 1 तक जाएगा, और n कितना है? 2, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 और कॉमा इसकी जगह रखोगे 2 और माइनस 1, दैट इज 1। ये समझ में आया? बताओ l का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से n माइनस 1 तक, और n का वैल्यू क्या है? 2, तो यहां रख दो 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब आज के बाद ये भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आज के बाद क्या सीखना है? देसी तरीके से, जो n हो उतने ही नंबर l लिख दो। कैसे? बताओ n कितना है? 2, यहां 2 नंबर लिख दो, और नंबर शुरू कहां से करेंगे? 1 से। क्या लिखेंगे? 0 और 1। शुरू कहां से करेंगे? 0 से, 0 और 1। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां आ जाओ। n इक्वल टू मान लो 3 हो, तो l इक्वल टू क्या लिखना? इससे एक नंबर कम लिख दो, 0, 1, 2, खत्म। अरे इससे एक नंबर कम लिखना है, 0 शुरू करना है। यही बात नहीं समझ रहे हो क्या? तब से समझ रहे हो? हाँ, जिस चीज की तैयारी करते हो उसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कि पता लगे कोई बेइज्जती कर दे उसी में। जैसे हम तैयारी क्या करते हैं, हमको क्या क्या चाहिए होता है? पहले तो हमारा एग्जाम कौन सा है? नीट। और तैयारी हम क्या चाह के तैयारी कर रहे हैं? एमबीबीएस। अब पता लगे एमबीबीएस का फुल फॉर्म पता नहीं, और यहाँ खोदालाल बनना है। खोदालाल समझ रहे हो ना? यहाँ खोदालाल मतलब खोद खोद के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं समझ रहे हो? और पता नहीं हमको फुल फॉर्म एमबीबीएस का तैयारी काहे कर रहे हैं, चाहत उसी के, फुल फॉर्म पता नहीं। तो ये भी कभी पता कर लिया करो, कोई पता लगे बहुत सॉलिड बेइज्जती कर दे तुम्हारी, है? हाँ, क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गई? अब सुनो, मान लो हमने कहा, चलो अच्छा, n इक्वल टू हमने लिख दिया 4। हाँ, वेरी गुड। तो l क्या होगा? 0 शुरू करो, 1, 2, 3। देखो गिनो, नंबर 4 है, देखो 1, 2, 3, 4, ये देखो 4। 0 शुरू करो, जितना ये नंबर है वहीं तक चले जाओ, उससे एक कम। तो देखो ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, और यहां क्या लिखा है? 4। बस खत्म। 0 शुरू करो और n माइनस 1 तक जाओ। हाँ हाँ, तुमने कहा बेटा 6, 7 चाहे जो भी दे, तो उसकी भी एक लिमिट है। अब आगे लिमिट वाला ही सवाल है। क्लियर है? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे लिखो। लिखो, नीचे लिखो और स्टार लगा के लिखना। अब पहले अच्छा एक बात बताओ, ये आपको तीनों सवाल समझ में आया कि नहीं? ये तीनों सवाल समझ में आ गए? अब हम n का वैल्यू देंगे तो आप l का वैल्यू बता लोगे, कोई टेंशन तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आप जरा ध्यान से देखो, n का वैल्यू 2 है तो कितने सबसेल होंगे? n का वैल्यू 2 है तो कितने सबसेल पॉसिबल हैं? 2। ये कौन? s, और ये कौन? p। n का वैल्यू 3 है तो कितने सबसेल पॉसिबल हैं? 3, s, p और d। n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू कितने सबसेल पॉसिबल हैं? s, p, d और
एफ। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, अब जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक हम चलो। n इक्वल टू 4 तक ही हमने 4 सबसेल पढ़ाई हैं। वेरी गुड। नहीं समझ में आया? कहां पढ़ाया? एक जमाना था हमने पढ़ाया था, ऐसा लग रहा है 10-20 साल पहले पढ़ाए थे। ये देखो, यहां ध्यान दो, n इक्वल टू 4 तक ही तो 4 सेल हैं, 4 सबसेल हैं, और उसके बाद चाहे जितना आप बढ़ा दो सेल का नंबर, सबसेल होंगी 4। ये कोरिलेट कर पाए हो? है ना? आगे आ जाओ। पढ़ाई बेटा देखो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट है नहीं। क्लियर है? इस समय सवेरे नींद बहुत आती है ना, और ये नींद ही तुम्हें पीछे कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो आगे लिखो बेटा, स्टार लगा के बात लिखो। लिखो लिखो, इफ n इक्वल टू लिखो, इफ n इक्वल टू 5 कॉमा l इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट, इसके आगे लिखो इट रिप्रेजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखो इट रिप्रेजेंट। सवाल तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया, हम समझ रहे हैं। इतने समझदार होते तो फिर क्या होता? यदि n इक्वल टू 5 है और l इक्वल टू 0 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट। आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। कुछ समझ में आया हमने क्या बोला? क्या हमने बोला? यदि n इक्वल टू 5 हो और l इक्वल टू 0 हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, अब ये l इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? s को। और n इक्वल टू 5 क्या है? 5, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5s को। नहीं समझ में आया ना? इतनी जल्दी कहां समझ में आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा? क्लियर? अब जरा ध्यान से समझो, ये n क्या है? 5। ये n है 5, तो यहां लिख लो 5। और l कितना है? 0। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? s को, तो इट रिप्रेजेंट 5s। ये 4 नंबर का सवाल है। वही कोई ऑप्शन बने होंगे। चलो अच्छा, इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखो, इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखो, इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखो। लिखो ऑप्शन नंबर 1 4s, ऑप्शन नंबर 1 4s, ऑप्शन नंबर 2 4p, ऑप्शन नंबर 3 5s, ऑप्शन नंबर 4 5p। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? 5s। 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब हम इसी तरीके का दूसरा सवाल पूछे तो आप बता लोगे? क्वेश्चन नंबर 2, लिखो इफ क्वेश्चन बन, इसको क्वेश्चन लिखना। लिखो इफ n इक्वल टू 3, इफ n इक्वल टू 3 कॉमा l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, इट रिप्रेजेंट। जो लोग बताए ले रहे हैं तो वो ठीक है, और जो बता नहीं पा रहे हैं वो समझो फिर वो किस मेंटल लेवल के हैं, आप समझो। अब बहुत ध्यान से देखो, हमने कहा यदि n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू क्या है? 2। अच्छा, अब हमने कहा इट रिप्रेजेंट। बहुत ध्यान से समझो, क्या हमने बोला? इट रिप्रेजेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन पहला लिखो, लिखो पहला ऑप्शन 3D, ऑप्शन 2 बताओ 4D, ऑप्शन 3 4s, ऑप्शन 4 अच्छा 3s, 3s है ना? किसको रिप्रेजेंट कर रहा? अच्छा n इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एनर्जी लेवल 3 है ना? अच्छा बताओ l इक्वल टू 2, अच्छा बताओ l इक्वल टू 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 पढ़ाए नहीं? l इक्वल टू 0 s p d और f। तो ये देखो 2 किसके लिए होता है? d के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3d, ऑप्शन नंबर पहला।
थोड़ी देर बेटा पहले हमने इसको डिब्बे में क्या मजाक के लिए बंद करवाया था? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है ना? ये समझ में जल्दी आ जाए, नहीं 2025 तुम्हें समझा देगा, 26 अब तो। अच्छा बताओ, ये वाले सवाल आ गए। अगला सवाल एक बनाऊं तो अब बताओ उसको। अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं उसका सही जवाब जो बता दिया, उसका सही जवाब जो बता दिया, समझ लो कि बेड़ा पार। और मैं कह रहा हूं गलत होने के पूरे चांस है, सतर्क होकर सवाल लगाना। लिखो लिखो लिखो। इफ n इक्वल टू 2, if n equal to 2 and L equal to 2, it represent, रुक जाओ, ऑप्शन हो तो लिखो। लिखो ऑप्शन पहला 2p, दूसरा 2d, तीसरा 3d, चौथा नन। नन नन नन। इसका जवाब कौन है? नन वाले कितने हैं? तुम लोग कहां हो बेटा? नन। आप बताओ बेटा। 2d बताओ बेटा, तुम दोनों लोग मिलके बताओ। 2d, वेरी गुड। 2d, नन। नन, वेरी गुड। नन। तुम बताओ बेटा। 2d, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सौरभ है 2d, बहुत बढ़िया, लाजवाब। बताओ दोनों लोग। फोर्थ यानी नन, फोर्थ नन। नन, दोनों लोग बताओ। 2d, नन, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा अनुभव, अभिनव। 2d, नन। बेटा नन होगा। कैसे? कहीं कहीं आज तक 2 पे d पढ़े हो? d की शुरुआत है 3 नंबर से होती है। और पूरी कहानी समझा दी, तुम्हें यही नहीं पता है रावण किसकी मम्मी है? नहीं समझ रहे हो? हाँ, पूरी कहानी हमने खत्म कर दी, तुम्हें पता नहीं चला। 2d इज नॉट पॉसिबल। d कहां से शुरू होता? 3 से। तो सवाल कौन सा होगा? नन। नन था। हाँ, तो नन से बढ़िया ऑप्शन यदि यहां जाए लिख के नॉट पॉसिबल, और इससे नन से बढ़िया ऑप्शन यहां यदि बनाएगा तो क्या लिखेगा? नॉट पॉसिबल। तो यहां पे लिख लो नन करके, यहां लिख लो नॉट पॉसिबल, मतलब ये संभव ही नहीं है। कुछ समझ में आया? अच्छा, क्यों संभव नहीं है? n का जो वैल्यू होगा l का वैल्यू उससे एक कम होगा। n के वैल्यू के बराबर कभी l का वैल्यू नॉट पॉसिबल। हमने कहा l इक्वल टू, अब देखो अगला सवाल, फिर तुम गलत करोगे। अगला सवाल लिखो। पहले बता देते गलत करोगे, फिर भी सतर्क नहीं होते हो हैं? इससे ज्यादा क्लियर हम जवाब क्या दें? लिखो लिखो, इफ n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 3, इट रिप्रेजेंट, है ना? तो आपके मन में एक बात आ गया, n के बराबर l कभी हो ही नहीं सकता, जब भी होगा इससे एक कम होगा। क्लियर है? तो फिर जवाब लिखो। लिखो, जवाब तो लिखना ही पड़ेगा, फिर यही जवाब लिखो, फिर यही जवाब लिखो। हाँ, तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखो 3f 2d 3d नन। तो यहां कौन सा लिखोगे? नन। या नन वाले को ऑप्शन बना लो, नॉट पॉसिबल, ये भी अच्छा ऑप्शन है। या तो नन करके आएगा या तो वहां क्या लिख के आएगा? नॉट पॉसिबल। तो आज हमने क्या सीखा? हमने आज ये सीखा, अभी तो हमने 2 क्वांटम नंबर में आपको सिर्फ कंपेयर करा रहे हैं, अभी तो तीसरा भी आने वाला। फिर कौन सा आएगा? फिर लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि क्या है?
संख्या में नहीं काउंट करते उसको, समझ में आ गया। तो अभी हम किस में कंपेयर करा रहे हैं? अच्छा बताओ, n की वैल्यू के लिए l का वैल्यू हमेशा n से एक कम होगा, कभी n का और l का वैल्यू सेम नहीं होगा। ये क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। अच्छा, नॉट पॉसिबल का मतलब ही तो है इम्पॉसिबल, है ना। आजकल सवाल यही पूछा, इनमें से कौन सही नहीं है? अरे सीधे पूछ लो ना कौन गलत है, नहीं समझ रहे हो। लेकिन घुमा के देखो, तुम्हारा अंग्रेजी भी चेक करता है सही है कि नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है? तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब ये सवाल आप लिख लोगे, कर लोगे, नॉट पॉसिबल वाला सवाल समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, दोनों क्लियर हुए, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्लियर हो गए। चलिए आप जरा यहां पे लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अच्छा, जैसे ही हमने इसको पढ़ा हमारे मन में क्या आ गया? ये किसके विषय में जानकारी देगा? किसके विषय में जानकारी देगा? ऑर्बिटल के विषय में जानकारी देगा। पक्का? तो पहली लाइन पढ़ लो बेटा, सारे बच्चे पढ़ें। अच्छा रुको रुको रुको, अभी इसके तो सवाल तो लिखवाए नहीं, इसमें 3 टाइप के सवाल भी बनेंगे, है ना। अभी देखो इसमें जगह है कि नहीं है? तो वो गलत किए हो। हाँ यही लिख लो जहां जगह हो। अभी एजीमुथल में 3 टाइप के क्वेश्चन भी और बनेंगे, 3 टाइप के। जैसे हमने आपको प्रिंसिपल में 3 टाइप के नोट करके सवाल लिखवाए हैं कि ऐसे सवाल बन सकते हैं, वैसे ही 3 टाइप के सवाल यहां पे भी बनेंगे। अच्छा, यही नोट्स का आनंद है, जो हम लोग हाथ से लिखते हैं नोट्स, उसका यही आनंद है कि आगे पन्ना खाली ही पड़ा, चाहे जितना दौड़ो दौड़ो लिखो। और यहां तो लिमिटेड क्षेत्र है। क्लियर है? अभी जैसे लिमिटेड ना हो तो 2-4 सवाल और लिखवाते। अरे तुम्हारे में लिखा देंगे, बाकी लोग तो समझ रहे हो डूब जाएंगे उसी में। अरे जगह नहीं है। चलो चलो भैया, अब नोट करके 3 टाइप के सवाल और लिखो। मतलब आप समझ लो इसके अलावा कोई सवाल पॉसिबल नहीं है बेटा। हाँ केमिस्ट्री पॉसिबल है, लेकिन आप में आने वाले सवाल नॉट पॉसिबल। इसके अलावा जितने पॉसिबल कंडीशन है सब मैं बता दे रहा हूं बेटा। ठीक है, नोट करो, नोट लिखो, नोट। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नोट लिखवाया था, वैसे यहां लिखो नोट। और नोट का पहला पॉइंट लिखो, नोट का पहला पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल in a given subcell, in a given subcell, number of orbitals in a given subcell, किसी एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, उसके आगे लिखो उसका फार्मूला, लिखो इक्वल टू 2l+1। कितने होंगे? 2l+1। यही फार्मूले आते हैं वहां पे, 2l+1। अच्छा, दूसरा सवाल आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या लिखवाने वाला हूं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, इन अ सबसेल। तो दूसरा लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबसेल, इन अ गिवन सबसेल। बताओ फार्मूला क्या होगा? वेरी गुड, हाँ 2 लगा दो और 2l+1, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने सबसेल, जितने ऑर्बिटल होंगे उसके 2 गुना ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ है ना। अब तीसरा लिखो, फिर तीनों को मैच कराएं। तीसरा लिखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फार्मूला लिखना आगे, क्या लिखेंगे? अंडर रूट l+1 और h/2π। ये इतना बाहर है और ये रूट के बाहर है, इतना रूट में है। अब जरा पीछे से सवालों को मैच करो, पीछे वाले तीनों। अच्छा, वहां मैंने देखो पहले क्या पूछा? पहला
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमने क्या पूछा कि किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, n स्क्वायर। देखो पीछे देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने क्या पूछा, किसी सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे, n के बराबर। और यहां क्या लिखाया, किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 2l+1। फिर वहां लिखाया किसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमने लिखाया 2n स्क्वायर। यहां लिखा है किसी सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 × 2l+1। वहां लिखाया एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला NH/2π, और यहां वही n की जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू l+1 h/2π। मैच हुआ, क्लियर हुआ। तो 3 फार्मूले कैसे कैसे बदले, आप जरा ध्यान से देखो। वहां सारे बच्चे सेल पे गोला लगाएं, और यहां पे आके सब सेल पे गोला लगाओ। यहां पे किस पे गोला लगाएंगे, सब सेल पे। अब क्वेश्चन लिखो इसमें, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इसी में, लिखो लिखो इफ n = 3, if n = 3, calculate, if n = 3, then calculate number of orbitals, then calculate total number of orbitals, then calculate total number of orbitals। यहां टोटल शब्द हमने एक लिखा है, उसको अंडरलाइन करो, ऐसे तो सवाल बदलता है। ऑप्शन मैं लिखवा दूं, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, लिखो 6, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 9, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन नन। चौथा ऑप्शन क्या है, नन। 4 देखो हमने ऑप्शन लिखाए हैं, क्या लिखाया है, जरा ध्यान से देखो। पहला हमने लिखाया है, क्या होगा बेटा, 6, दूसरा क्या लिखाया, 9, तीसरा 8, और चौथा नन। अब सारे बच्चों का दिमाग फार्मूले पे जा रहा होगा, नहीं जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात को समझो। n = क्या है, 3, पक्का। तो l = क्या होगा, 0, 1, 2। ये कौन है, s, ये कौन है, p, ये कौन है, d। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, प्लस इसके अंदर कितने होते हैं, 3, प्लस इसके अंदर कितने होते हैं, 5। टोटल कितने हो गए, 9। ये रहा आंसर, हाँ 9। कितना आंसर होगा, 9। देखो बिना फार्मूले के सवाल आ गया, नो फार्मूला। समझ में आया, क्लियर हुआ। यदि हमें सब सेल पता चल गई तो ऑर्बिटल तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि सब सेल के अंदर ही तो होता है ऑर्बिटल। और यदि हम टोटल ना पूछे होते, नहीं समझे, और हम पूछते लास्ट, तो सिर्फ आप लास्ट पे ध्यान देते। तो सवाल जरा पढ़ लेना कि वो पूछ क्या रहा है। हमने यहां टोटल पूछा, हाँ समझ में आ रहा, लेकिन हमने एक शब्द जोड़ दिया, क्या, टोटल। क्या जोड़ा, टोटल। टोटल का मतलब है हमें हर सबसेल के ऑर्बिटल पता करने हैं। क्लियर है। अब देखो दूसरा सवाल। अच्छा ये वाली बात सबको समझ में आई, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया, समझ में आया ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, अरे सीख लो, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालो। अब लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब तुम लोग सवाल गलत करोगे, पहले बता दे रहा हूं। टोटल नंबर, हाँ देखो पहले बता देता हूं, बात शुड बी वेरी क्लियर, है कि नहीं।
हाँ क्लियर है, पहले बता देते हैं गलत करोगे, तो इसलिए बात शुड भी, बात क्या होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बात शुड बी वेरी क्लियर। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, इन 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 4p, इन 4p गलत करोगे, इन 4p। अब हमने आपका रास्ता कहीं एक जगह पे रोक दिया है, समझ नहीं पा रहे हो, धीरे धीरे समझोगे। ऑप्शन में दे दूं, वेरी गुड। तो लिखो, पहला ऑप्शन 2, पहला ऑप्शन 2 लिखो बेटा, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन पे भरोसा नहीं क्या, ऑप्शन लिखो। हाँ ऑप्शन पहला क्या है 2, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 नन, ये भी लिखा करो, ठीक है। हमने देखो क्या लिखाया, हमने ये लिखाया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा पहला लिखाया 2 6 3 और नन। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवालों में से एक है। हमने कहा 4p में, इसी में तो पूछा, हमने इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल, टोटल ऑर्बिटल, यही तो पूछा। हाँ वेरी गुड, कितना होगा, 3, 3 वाले कितने लोग, हाथ ऊपर करो, 3 3, अभिनव 3, वेरी गुड। काशिफ तुम बताओ, 3, बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखो अच्छा एक बात बताओ, 4p क्या बता रहा है, यहां 4 क्या है, n इक्वल टू क्या है 4, और l इक्वल टू कितनी वैल्यू होंगे 0 1 2 3। अच्छा ये है s, ये है p, ये है d और ये f। अच्छा एक बात बताओ, ये 4 तो n को बता दिया और p बता दिया 1 को, हाँ है ना, इसका मतलब इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, p के अंदर 3। अच्छा एक बात बताओ, यहां l इक्वल टू वैल्यू क्या आई, अच्छा एक बात बताओ बेटा, 4p के लिए n इक्वल टू 4, और बताओ बेटा l इक्वल टू क्या होगा 0,1, है ना। अच्छा सिर्फ ये नहीं लिख सकते हो, ना अपने काम का 0 है, ना अपने काम का, है ना, 2 है और ना 3, ये किसको रिप्रेजेंट करता है s, ये p, ये d, ये f। तो ना ये अपने काम का, ना ये अपने काम का, ना ये अपने काम का, अपने काम का क्या है, तो यहां आप नहीं लिख सकते हो, ये क्या है l इक्वल टू 1, हाँ या ना, क्लियर है। यही सब सवाल वहां गलत होते हैं, समझने की कोशिश कर लो, आज मौका अच्छा है, और नहीं समझे तो आए आए करोगे वहां जाके, फिर कभी एग्जाम का दोष दोगे, कभी पापा गोला गलत भर गया, फिर सब गलत भर गए, ये सब झूठे एग्जाम्पल दोगे घर पे, है ना। हाँ पापा एक गलत भर गया, फिर सब गलत भर गए, क्योंकि पापा हमने डिसाइड कर लिया था वहां के कुछ होना है नहीं, नहीं, वही से एग्जाम से ही सोचना, गलत सोच देते हो कि घर पे क्या बताएंगे, है ना। कि वहां में इतना पसीना आया कि वो हमारे सीट के सारे गोले साफ, इतना पसीना आया कि सारे गोले साफ, पापा हम क्या करें, समय समाप्त हो गया और वो हमारी सीट हमसे छीन ली गई, नहीं तो हम तीर मार देते। तो ये सब झूठे एग्जाम्पल हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, बताओ किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होता है 2l + 1, है ना, और यहां l का वैल्यू क्या है 1, 2 × 1 + 1 दैट इज 3। और फार्मूला ना लगाने का मन हो
तो जब तुमको पता ही चल गया कि 1 पे कौन है, p, तो p के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, 1 2 3। ऐसे आंसर बिना फार्मूला लगाए सीधे आंसर बता दो। क्लियर है? तो कुछ दिमाग खुला, इस तरीके से घुस घुस के सवाल पूछता है, समझे? और टेक्निकल मार्क लगाया जाए सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करो सवाल को लगाने की। क्लियर है? तब काम बनेगा। लिखो, आप देखते हैं फार्मूला लगाने का तो जरूरत ही नहीं है, खाली आप सब सेल डिटेक्ट कर लो, काम बन गया, है ना? लिखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स in 3D in 3D in 3D in 3D। ऐसे है, सब क्लियर है। सब सेल हमारा कौन सा है, डी। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, है ना? और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। ऐसा जवाब आ गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, किसमें पूछा, 3D। अच्छा यहां बताओ n क्या है, 3, यही पहला ही नंबर तो क्या होता है, n। अच्छा l क्या होगा, 0, 1, 2। ये क्या है, s, p और d। ये अपने काम का नहीं, ये अपने काम का नहीं, अपने काम का क्या है, यही तो अपने काम का बचा। तो यानी क्या लिख सकते हो, l बराबर यहां क्या दिया है, 2। l बराबर क्या है, 2। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला आपको हमने क्या पढ़ाया है, 2l + 1। यहां l का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो यहां क्या लिखोगे, 2 × 2 + 1 दैट इज 5। ऑर्बिटलों की संख्या 5, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। और ना फार्मूला लगाते तब भी तो तुम्हें मालूम था कि डी में ऑर्बिटल की संख्या होती कितनी, 5। लेकिन ये जब टेक्निकल हो जाओगे तब समझ पाओगे। देख लो, सब सवाल आ रहे हैं। कोई सवाल कठिन लग रहा, बताओ, कोई सवाल कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं होता। क्लियर है? अब जरा एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़े। बताओ, इसको कर लिया बेटा, है ना? समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ? बता बेटा, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। लिखो अगला, देखो अपने पास क्या है, अगला लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते ही हमारे मन में क्या ख्याल आया कि हम किसके विषय में जानकारी करने चल रहे हैं, कौन सा, बता बेटा, ऑर्बिटल। अभी जुगाड़ में यही बात तो लिखवाई हमने, है ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के आगे जुगाड़ में क्या लिखवाया, जरा ध्यान से देखो, ये तो नीचे नहीं आ रहा। बताओ, अभी हमने जुगाड़ में कुछ लिखवाया है, जरा ध्यान से देखो। किसके विषय में जानकारी दे रहे हैं, देगा ये। चलो आगे आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो बेटा। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ लो। जितने सवाल लगा रहे हैं बेटा, इतने ही सवाल पॉसिबल हैं इसके अंदर। देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? अच्छा क्या लिखा है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है ओरिएंटेशन और एक शब्द होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक शब्द होता है ओरिएंटेशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, क्या है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इकट्ठा, हर, जैसे हर चीज का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, उसका उत्पाद अलग अलग होता है ना? हर चीज का ओरिएंटेशन अलग होता है। एस कैसे बना, अलग ओरिएंटेशन। पी कैसे बना, अलग ओरिएंटेशन। डी कैसे बना, अलग ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन समझ गए,
ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? एस कैसे बना, ये ओरिएंटेशन है। हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? पी कैसे बना, ये ओरिएंटेशन है। डी कैसे बना, या किस एक्सिस पे बना, ये क्या है? ओरिएंटेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? बांटना। जैसे हमने किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया? इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। पक्का? तो आप जरा ध्यान से देखो, डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ किसका? ऑर्बिटल। गोला लगाओ इसमें। दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू कौन सा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगी? मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या इलेक्ट्रॉन का क्या है? ओरिएंटेशन है। किसमें? ऑर्बिटल के अंदर। इसको कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो इसके नीचे, दूसरा पॉइंट लिखो, या तुम लोग इसको भूल जाना तो तुमको एक जुगाड़ याद करा दे रहे हैं। लिखो एमओडी, मोड। लिख लो कहीं, वहीं पे एक जुगाड़ लिखो, मोड। लिखो मोड। मोड का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के विषय में जानकारी देता है। ओ का मतलब ओरिएंटेशन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर। लिख लो इनका फुल फॉर्म। मोड का फुल फॉर्म क्या है? एम का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओ का मतलब ओरिएंटेशन, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर। तो तुम्हें एम से मोड याद रहेगा। मैग्नेटिक, देखो यहां मैग्नेटिक का एम ले लिया, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में तुमको कौन सा जुगाड़ याद हो रखना है? मोड। अच्छा, मोड का फुल फॉर्म बताओ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिएंटेशन को। अच्छा, ओरिएंटेशन किसका होगा? ऑर्बिटल का। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां पे लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके विषय में जानकारी देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट orientation of orbital and distribution of electron, that is magnetic quantum number। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके विषय में बात करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसका जुगाड़ क्या बना लिया? मोड। क्या बना लिया? मोड। क्लियर है? अब नीचे लिखो फॉर, लिखो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, for given value of L, for given value of L। आपको लगा होगा हमने n क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? n, n के नीचे कौन है? l। तो n डिसाइड करेगा l को, l डिसाइड करेगा m को। क्लियर है? समझ में आया? ये सीरीज समझ में आई? देखो, L को डिसाइड करने वाला कौन है? इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर कौन है? N। ऐसे ही तो पढ़ते हो, सबसे पहले N, फिर L, फिर M, और उसके बाद S। तो इसको डिसाइड करेगा N और इसको डिसाइड करेगा L। क्लियर है? तो हमने N में क्या, हमने L में क्या लिखा है था? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ N, है ना, ये तो लिखा है था। L इक्वल टू ये होगा, नहीं लिखा था? अब हम क्या लिखेंगे? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, है ना, M क्या होगा? तो लिखो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, N इक्वल टू, सॉरी, M इक्वल टू M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। तो M में लिखना बराबर क्या होगा? -L02 प्लस L। -L02 प्लस L। अब ये क्या होगा ये समझना है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना।
हमने कहा L इक्वल टू 0 है तो M क्या होगा, M भी 0 होगा। क्या हमने बोला, यदि L इक्वल टू 0 है, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या लिखाया, जो L का वैल्यू होगा है ना, और M का वैल्यू कहां शुरू होगा, माइनस से, फिर 0 पे जाएगा, फिर प्लस पे जाएगा। अरे भैया -0 तो लिखोगे नहीं, पहले लिखे -0 फिर 0 फिर +0, इसका मतलब टोटल क्या है 0। समझ में आया, क्लियर है। मैथ इतना ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि मैथ के चक्कर में गृह विज्ञान पढ़ लो, ठीक है। अच्छा बताओ, यदि L इक्वल टू 1 है तो बताओ M इक्वल टू क्या होगा, -1, 0, +1। अब देखो यहां से मैच करो, बताओ। अब हमने क्या कहा है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L M क्या होगा, जो L की वैल्यू होगा वो माइनस से शुरू करना, 0 फिर प्लस पे ले जाना। समझ में आया। अच्छा और कर रहे हैं और समझ में आएगा। अच्छा बताओ, यदि L इक्वल टू है 2 है ना, तो अब जरा बताओ M इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2। कुछ विवेकानंद आगे, कुछ समझ में आई बात, ये कहानी समझ में आई, क्लियर। अच्छा इसके लिए बता दो तो जाने। अच्छा बताओ, यदि L इक्वल टू 3 हो जाए है ना, तो M इक्वल टू क्या होगा, -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3। लो आ गया, क्लियर है, हाँ या ना। अब देखो तुम्हें हम क्रॉस चेक कराते हैं कि ये इतना ही क्यों आया। अच्छा एक बात बताओ, यदि L इक्वल टू 2 है तो ये कौन सी सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। M किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल के नंबर को, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब लग रहा है ना कि ये सब ऐसे ही खाली कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, सब ऐसा सवाल लगेगा, क्लियर है। और हम जो तुमको जुगाड़ना सिखाए होते कि सेल को बताएगा कौन, N, सब सेल को कौन बताएगा, M, ऑर्बिटल को कौन बताएगा, L, हाँ कौन बताएगा, सॉरी M, कौन, M। अब जरा ध्यान से समझो, कौन बताया, M। M किसको बता रहा है, ऑर्बिटल्स की संख्या को। अच्छा M किसको बता रहा है, ऑर्बिटल की संख्या। ऑर्बिटल कितने हैं, 1, 2, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब बताओ L इक्वल टू 2 कौन सी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। अच्छा बताओ L इक्वल टू 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F को, किसको, F, कौन सी सबसेल, F के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सीधे सवाल, क्लियर हुआ। अब एक मिक्स करके सवाल देते हैं, एक मिक्स करके सवाल लिखो। अब ऊपर कितने हमने कितने क्वांटम नंबर पढ़ लिए हैं, 3। अब तीनों का मिक्स सवाल लिखो, लिखो लिखो। इफ n इक्वल टू 3, if n equal to 3, then calculate L and M, then calculate L and M। अब तुम्हारा ये सवाल गलत होगा, पहले मैं बता दे रहा हूं, ये सवाल तुम गलत करने वाले हो, फिर मैं बता दे रहा हूं। कह रहे अभी ना लगाओ, हमने बोला यदि n इक्वल टू 3 है, अच्छा तो L इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2। यही तो पढ़ाया। अच्छा M क्या होगा, M देखे कौन बता पाता, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बताओ बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या है, जवाब गलत। 9 से लेके शुरू करेंगे। अभी मैंने बोला है कि गिवन वैल्यू ऑफ L
m इक्वल टू क्या होगा माइनस एल, 0 प्लस एल। अब यहां l की वैल्यू कितनी है 3, तो पहले इसके लिए लिखो 0, फिर इसके लिए लिखो -1, -0, +1, फिर इसके लिए लिखो -2, -1, 0, +1, +2। ये m की वैल्यूज होंगे। हाँ, हर l की एक वैल्यू के लिए m की वैल्यू अलग अलग होती है। तो l की यहां कितनी वैल्यू है 3, पहला 0, दूसरा 1 और तीसरा 2। तो इसके लिए m क्या होगा 0, इसके लिए क्या होगा -1, 0, +1, इसके लिए क्या होगा -2, -1, 0, +1, +2। क्या पढ़ाया है? गिवन वैल्यू ऑफ l। क्या हमने लिखाया? जब पढ़ो, तुम अंग्रेजी में नहीं पढ़ पाते, पढ़ो। क्या लिखवाया? गिवन वैल्यू ऑफ l, m क्या होगा -l, 0 प्लस l। यानी l की हर वैल्यू के लिए m का वैल्यू अलग अलग होता है। और अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम सिर्फ तुमको एक l की वैल्यू दे रहे थे, जैसे l इक्वल टू 1, इसका आप m लिख दिए। हमने l इक्वल टू 0 तो आप इसका लिख दिए। हमने l इक्वल टू 3 दे दिया। ये सिंगल हमने आपको दिया ना नंबर, तो आप सिंगल का लिखे हो। और जब l की वैल्यू हम ज्यादा देंगे तो हर नंबर के लिए आप अलग अलग लिखोगे। इफ n इक्वल टू 4, इफ n इक्वल टू 4, then calculate L and M, L and M कैलकुलेट करो। 16, ये एक नंबर कहां से आ गया 16? तो हाँ, ये शब्द बोलो, है ना? तो आप जरा ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो। यहां स्क्वायर करने की क्या जरूरत है? हमको सारी वैल्यूज लिखनी है, अभी हम संख्या नहीं पूछ रहे हैं। तो यदि n इक्वल टू बेटा 4 है तो l इक्वल टू क्या होगा 0, 1, 2, 3। तो m इक्वल टू क्या होगा 0 का 0, 1 का क्या होगा -1, 0, 2 +1, 2 का क्या होगा -2, -1, 0, +1, +2, 3 के लिए क्या होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब देखो, ये वैल्यू टोटल 3 की है, ये वैल्यू 2 की है, ये वैल्यू 1 की है और ये वैल्यू 0 की है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अब देखो जितने, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m, ऑर्बिटल को। अब गिनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कितने ऑर्बिटल हैं? 16। क्लियर है? अच्छा, 16 गिनो कैसे हैं बताओ। अच्छा ये बताओ, ये कौन है s, ये कौन है p, ये कौन d और ये कौन f। s के अंदर एक ऑर्बिटल, इसके अंदर कितने बेटा 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर कितने बेटा 5 ऑर्बिटल और इसके अंदर कितने 7। टोटल कितने हो गए 16। आइए 16। क्लियर है? अब अगली क्लास में इन्हीं के अंदर के सवाल मैं बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो क्वांटम नंबर का डर भगा। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का क्वांटम नंबर है। क्लियर है? अब आपका अगले क्या बचा? स्पिन क्वांटम नंबर। उसमें कुछ है नहीं, बस इलेक्ट्रॉन को भरना है ऑर्बिटल्स के अंदर।